ये हम लोगों ने अभी इसको देखा कि कैसे हम प्रॉफिट या कार्य या अवकाश के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, अपने उत्पादन की मात्रा को अधिकतम करने का एक ये भी अप्रोच है कि फर्म का उद्देश्य अपने उत्पादन को अधिकतम करना होता है। इसमें व्यावसायिक निगमों के प्रबंधकों का उद्देश्य लाभ के बजाय उत्पादन में वृद्धि की दर को अधिकतम करना होता है, क्योंकि उनका वेतन उत्पादन में वृद्धि की दर से संबंधित है। वृद्धि की दर अधिकतम करने का उद्देश्य अंशधारियों के लिए न्यूनतम लाभ अर्जित करने की आवश्यकता से प्रतिबिंबित होता है। यदि प्रबंधक अंशधारियों के न्यूनतम लाभ को अर्जित नहीं करते, वे अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। अब देखो क्या है कि वास्तव में लाभ तो उद्यमी का फोकस हो सकता है, लेकिन एक निश्चित न्यूनतम लाभ को मेंटेन करते हुए रेट ऑफ ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना, वृद्धि की दर को तेज करना। क्योंकि किसी भी कंपनी का जब आप देखते हैं रेट चार्ट निकलता है तो दिखाता है कि ग्रोथ रेट ये परसेंटेज है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट से चेक होती है। तो जो मैनेजर है, मैनेजर की सारी परफॉर्मेंस डिफाइन होती है रेट ऑफ चेंज से, उसकी सैलरी बढ़ती है रेट ऑफ चेंज से। तो वह यह ध्यान रखता है कि जो मिनिमम प्रॉफिट है उतना बना रहे, और लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ तेज हो। वो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के प्रयास में नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने हित को मैक्सिमाइज। वैसे भी आपने एडम स्मिथ का पढ़ा हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट की थियरी, कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने हित को अधिकतम करने का प्रयास करता है, उसमें दूसरे का हित हो जाए ये बाई चांस है। और ऐसा होता है अदृश्य हाथ की वजह से, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। तो हर व्यक्ति का, मैनेजर का उद्देश्य अलग है, उद्यमी का उद्देश्य अलग है। उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कोई सुविधा उत्पन्न करता है, उसमें एम्प्लॉई को फायदा हो जाए अलग बात है, लेकिन वह एम्प्लॉई के सुख के लिए कोई काम डायरेक्ट पहले नहीं करता है। उसमें उसका असली उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। ठीक है। तो जेके गालब्रेथ ने द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट तथा इकोनॉमिक्स एंड द पब्लिक पर्पज में लिखा कि बड़े व्यावसायिक निगमों का गहराई से अध्ययन किया। उनके अनुसार प्रबंधकों का उद्देश्य निम्नलिखित होता है: प्रतिष्ठा, बाजार शक्ति तथा तकनीक की उत्कृष्टता को बढ़ाने का प्रयास, सुविधापूर्ण तथा आनंदप्रद जीवन की आकांक्षा, जिसके लिए प्रबंधक विस्तार पूर्वक आयोजन करते हैं ताकि उचित निर्णय लिए जा सकें। तो ये ग्रोथ पर फोकस जब हम करते हैं तो कहते हैं कि प्रबंधकों का उद्देश्य रेट ऑफ ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ी से प्राप्त करना है या बढ़ाना है, न कि लाभ को बढ़ाना है। तो वह सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि न्यूनतम लाभ मिलता रहे, मतलब जितना कि लाभ मिलने पर वो ये समझा सकें कि लाभ कम नहीं है, चलिए ग्रोथ हो रही है, मार्केट में रेपुटेशन बढ़ रही है, शेयर मार्केट में आपके दाम बढ़ रहे हैं, आपकी जो मार्केट परसेंटेज है वो बढ़ रही है, आपकी क्लाइंटेल बढ़ रही है। तो इससे वो खुश रहता है कि चलो लाभ थोड़ा ही सही, मेरी पॉपुलैरिटी हो रही है, ज़्यादा घरों में इस्तेमाल हो रहा है, मेरे शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बाज़ार में मेरी क्रेडिट मजबूत हो रही है, हमारा गुडविल बढ़ रहा है, हमारी रिलायबिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको आपको बना के रखना होता है। जरा सा कहीं कोई चूक आपसे हो गई, जरा सी चूक, एक दिन कोई अनायास ही कह देता है अगर कि अरे उस अस्पताल में तो एक आदमी गया था
ऑपरेशन कराने, उसकी किडनी ही निकाल लिए। सही गलत यह प्रमाणित होने में लगेगा 20 साल, लेकिन इतने में वो अस्पताल तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको अपनी गुडविल को बहुत बचा के रखना पड़ता है। आपको किसी ने एक बार खराब कह दिया तो वो है आप खराब की नहीं, ये तो टाइम लेगा सिद्ध होने में, लेकिन आपका करियर तब तक तो खत्म हो जाएगा जब तक ये सिद्ध होगा, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत फूंक फूंक करके कदम रखने की जरूरत होती है। अब जो इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इसके बाद है फर्म का संतुलन कहाँ होता है। संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें फर्म की कोई इच्छा नहीं होती कि वह उत्पादन बढ़ाए या घटाए। ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ नो इंसेंटिव आइदर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द आउटपुट। ऐसा तब होगा जब फर्म अधिकतम लाभ अर्जित कर रही होगी। जब वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है तब वो कुछ नहीं करना चाहती, न उत्पादन को बढ़ाना चाहती है न उत्पादन को घटाना चाहती है। और फर्म का संतुलन हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक कुल आय कुल लागत वक्रों द्वारा, और दूसरा सीमांत तथा आय तथा सीमांत लागत वक्रों के द्वारा। अब देखो कुल आय और कुल लागत के द्वारा यही बनाते हैं ना, एक तरफ हम दिखाते हैं कास्ट और रेवेन्यू और एक तरफ आउटपुट। बिना इसको यहाँ देखो कास्ट और रेवेन्यू है, और यहाँ आउटपुट।
बन गया। बन गया तुम्हारे? देखो ये टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू के द्वारा यहाँ इक्विलिब्रियम की व्याख्या की गई है, जहाँ ये तुम्हारा टोटल कास्ट का है और ये टोटल रेवेन्यू का है। ठीक है, कास्ट और रेवेन्यू यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन है। क्या है? टोटल प्रोडक्शन। इसमें अब देखो कि कह रहा है कि यहाँ भी एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट ध्यान से देखो, यल उत्पादन की मात्रा, यस बिंदु, एच उत्पादन की मात्रा और की बिंदु, दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट है। दोनों में लागत और आगम दोनों कैसी है? बराबर। दोनों को सम स्थिति का बिंदु कहते हैं, जहां न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। ओएम उत्पादन पर लाभ, ओएम पर लाभ कितना है? ये देखो, ओएम उत्पादन पर ये तुम्हारी रेवेन्यू है और ये लागत है, तो लाभ कितना है? तो यह तुमको एम एन के बराबर लाभ पर ई पर लाभ ई एन है। ई कहाँ लिखा है? अच्छा, ये ई ही है, ये एफ नहीं है। ठीक है, ये बराबर लाभ कितना हो गया? ये दोनों के अंदर हो गया, ये तुम्हारा लाभ हो गया। ई एन लाभ की मात्रा है। टी आर माइनस टी सी यहाँ अधिकतम है और एम डी बराबर जो है वह ई एन है। यहाँ जो एम डी है वो किसके बराबर है? ई एन के बराबर है। तो एक तो इस तरह से है कि हम यहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट के माध्यम से जहाँ को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होगा और ये उत्पादन की मात्रा कितनी होगी? वो यम होगी। ठीक है, दूसरी व्याख्या इसमें क्या है कि सीमांत आय तथा सीमांत लागत वक्रों द्वारा संतुलन की व्याख्या। तो संतुलन वास्तव में हम लोग पढ़ते ही सीमांत लागत और सीमांत आगम के द्वारा है, क्योंकि जो आज के समय में संतुलन है उसकी व्याख्या कैसे होती है कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम आर, जहाँ एम सी एम आर के बराबर हो। शर्त यह है कि एम सी एम आर को नीचे से काटे। यही ना पढ़ा आपने? सर एक बार बता दीजिए सर, जो ई और एन है हाँ। वो एम और डी के बराबर है हाँ। तो सर किस डिफरेंस को प्रॉफिट बोलेंगे, डी और एन को? पर हमेशा प्रॉफिट निकलती है टोटल रेवेन्यू जितना है टोटल कास्ट में माइनस में। तो टोटल रेवेन्यू तो ये है आपकी, टोटल कास्ट ये है, यह जो प्रॉफिट होगी वो इसके बराबर होगी। इसका मतलब कि यह दूरी बनाते समय, यह भी टेक्निकल हो गया कि यह दूरी बनाते समय ध्यान रखने की बात है कि इस दूरी के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा बनाइए कि बीच की दूरी कैसी है? दोनों बराबर। हाँ, ज़्यादा अच्छा यह है कि आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए पहले से बिना किसी उसके, और उसके बाद फिर आप उसके बीच में ये दूरी कितनी हो उतनी बना करके फिर उतनी दूरी नाप करके तब आप इसको बनाइए, इसको फिर आप मिला दीजिए। थोड़ा अब वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा एक दो बार लगेगा बनाने में, फिर बन जाएगा।
ठीक है। तो इसके बाद देखो संतुलन बिंदु क्या है, सीमांत लागत और सीमांत आगम, इसको मिटाएं। आपने पीछे देखा है कि लागत और आगम रेखाओं में कि आगम रेखाएं जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती हैं तो वो नीचे की ओर गिरती हुई होती है, और आपने देखा था ये दिखाई पड़ रहा है, MR ऐसे थे, ठीक है, और ये क्या था, MC था, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये MC है। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ भी MC MR के बराबर है और यहाँ भी MC MR के बराबर है। ये है और तो अगर आप यहाँ भी देख रहे हैं कि MC MR के बराबर है, यहाँ भी MC MR के बराबर, यहाँ भी MC MR के बराबर है, तो संतुलन यहाँ होगा कि यहाँ होगा। सीधी सी बात है कि अभी यहाँ MC के फॉलिंग पोर्शन पर है, और अगर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए लागत घटती जा रही है, उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ लागत न्यूनतम हो जाती है, फिर यहाँ तक बढ़ती जाती है। इसके बाद लेकिन आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि लागत ज़्यादा हो जाएगी, MR कम हो जाएगी। इसका मतलब इसके आगे तो जाने का कोई मतलब नहीं है, और इसके पहले रुकने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब लागत घट रही है तो उत्पादन को बढ़ाते रहने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ तक हम आते हैं, इसलिए संतुलन वहाँ होता है ई बिंदु पर जहाँ MC MR को नीचे से काटती है। यहाँ कैसे काट रही है, ऊपर से काट रही है, इसलिए यह पॉइंट जो है वो संतुलन का बिंदु नहीं हो सकता, ठीक है। बना लीजिए एक बार इसको। एक बार को उसको जैसा बना वैसे बना दे तो तुमको आराम रहेगा, बाद में नहीं तो फिर ये ऐसे बनाया उसमें। ABCD, ये भी जो है यहाँ तक भी घटेगा, फिर इधर जो है बढ़ने लगेगा, इसलिए संतुलन का बिंदु वही होगा जो तुमने पहले पढ़ा है। इसके अलावा जब तक वो नीचे से ऊपर नहीं काटेगी तब तक कोई भी तो और कोई भी शेप जिस तरह से MC MR को काट के संतुलन का बिंदु नहीं होगा, न तो ये होगा और न ही ये होगा। संतुलन का बिंदु केवल तब आपको प्राप्त होगा जब वो नीचे से काटे और ई बिंदु पर हो, ठीक है। ये तो उस दशा में है जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है और MR रेखा नीचे की ओर गिरती हुई रहती है।
लेकिन आपने देखा है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो यमान रेखा x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है, और ऐसे में संतुलन वहाँ होता है जहाँ की MC रेखा यमान को नीचे से काटती है। तो कहाँ होगी, ये आप देखें, इसको हटाएं, ये देखो, ये MR है। ये आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग रेखा है वही MR होती है, वही AR होती है, वही डिमांड होती है, वही P होती है, ठीक है। सब कुछ क्या होती है, वही रेखा होती है। और यहाँ जो MC होती है वो ऐसे बनती है। तो यहाँ भी आप देखें तो संतुलन कहाँ होगा, वो यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है जहाँ वो ऊपर से काटती है, ठीक है। तो संतुलन का बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा जहाँ उसको नीचे से काट रही है, ठीक है। तो इस तरह हम एक फर्म के इक्विलिब्रियम की व्याख्या करते हैं। फर्म के संतुलन और फर्म के उद्देश्य के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के क्या विचार थे, इनको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग इस स्थिति में हो गए हैं कि हम बाजार में मूल्य के निर्धारण की व्याख्या, लाभ हानि या सामान्य लाभ की व्याख्या करने में सक्षम है। तो इसलिए हम लोग अब पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन तथा उत्पादन और मूल्य का निर्धारण, लाभ हानि तथा सामान्य लाभ की व्याख्या। तो इसे अब आप पढ़ करके कल आइएगा, ठीक।